ड्रामा की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक लड़की को जिसका नाम सिया है। सब लोग उसे सज़ा दे रहे होते हैं। वहाँ एक जनरल कहता है कि जनरल ही मैंने तुम्हारी वाइफ़ को यहाँ पर बांध दिया है। वो कहता है कि मैंने सुना है तुम अपनी वाइफ़ को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। यदि तुम अपनी वाइफ़ को बचाना चाहते हो तो अपनी सेना को कहकर यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हारी वाइफ़ को मार दूंगा। तो ही कहता है कि तुम इसे मार सकते हो, मुझे इस लड़की से कोई लेना देना नहीं है। ये सुन के सिया शॉक हो जाती है। ही कहता है कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी सिस्टर ने जान दी थी। सिया कहती है कि मेरी वजह से किया ने अपनी जान नहीं ली। ही कहता है कि यदि तुमने वो पागल किंग चिंग से शादी करने से मना नहीं किया होता तो किया को उससे शादी नहीं करनी पड़ती और ना ही वो मजबूर होकर सुसाइड करती। तो सिया सब समझ जाती है। वो कहती है कि मुझे सब पता चल गया है कि तुम मुझे जानबूझ के यहाँ पर लेकर आए हो और फिर जनरल से मुझे पकड़वाए ताकि मुझे मरवा के तुम अपना रिवेंज ले सको। ही कहता है कि तुमने सही कहा, मैंने इसीलिए तो तुमसे शादी की है, मैं तुमसे अपना बदला ले सकूं। वही दूसरा जनरल कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें अपनी वाइफ की पड़ी है या नहीं, पर मैं तो इसे मार दूंगा। तो सिया को मारने जाता है तो वो कहती है कि मुझे ही से डील करने में मेरी हेल्प करो, और वो सबसे पहले रस्सी को काट के वो जनरल को मार देती है। पर ही तभी उस पर एरो शूट करता है तो सिया भी उस पर अटैक करती है और दोनों की वही मौत हो जाती है। सिया मरते टाइम सोचती है कि मेरी लाइफ में किसी ने भी मुझे प्यार नहीं किया, मेरे भाई बहन माँ ने सबने मेरा फ़ायदा उठाया। यदि मुझे दोबारा चांस मिलेगा तो अपनी लाइफ का डिसीजन मैं किसी को भी नहीं लेने दूंगी। इतनी देर में सिया को होश आ जाता है। वो एक लड़के के भेस में थी जिसका नाम शिबाओ है। वो चारों तरफ देखती है, वहाँ का माहौल अजीब सा था। एक्चुअली वो युद्ध के मैदान में थी। वो कहती है कि क्या मेरा फिर से जन्म हुआ है। तभी वहाँ पर मिस्टर मिंग आते हैं। वो थोड़े टेंशन में थे। वो कहते हैं किंग जिंग का अभी तक कोई भी पता नहीं चल रहा, हमें जल्द से जल्द उन्हें ढूंढना होगा। सिया को तो अपना बदला लेना था, पर पहले वो अपने मिशन पर ध्यान देना चाहती थी। तभी वहाँ ही को भी होश आता है। उसे भी सब याद होता है क्योंकि उसका भी पुनर्जन्म हुआ था। वो कहता है कि मुझे जल्द से जल्द जनरल ऑफिस वापस जाना होगा, और युद्ध के समय वो वहाँ से भाग जाता है और उसी के चलते पूरी आर्मी टीम हार जाती है और सेना को भी पीछे हटना पड़ता है। तो सिया सोचती है कि तुम पहले की तरह वापस भागने की सोच रहे हो, आज के बाद तुम कभी चल भी नहीं पाओगे। और वो एरो उठा के उस पे ऊपर सीधा निशाना लगाती है क्योंकि उसको तो पता था कि उसके पैर में ट्यूमर है और तीर सीधा उसके पैर पर लगता है। पर फिर भी वो नहीं रुकता और वहां से चला जाता है क्योंकि उसे तो किया को बचाना था। वो कहता है कि इस जन्म में मैं तुमसे ही शादी करूंगा। वहीं मिंग कहता है कि एक तो हमारी सेना ऑलरेडी हार गई और तुम ऊपर से हमारे लोगों पे ही अटैक कर रहे हो। तो वो कहती है कि एक तो वो किंग को खतरे में छोड़कर भाग गया, मैंने तो सिर्फ उसको छोटी सी सजा दी है, पर मन में सोचती है कि मेरा तो मन कर रहा है कि मैं इसके दोनों पैर तोड़ दूं। वो कहती है सबसे पहले मैं किंग को ढूंढने जा रही हूँ, मेरी पहचान अभी भी छुपी हुई है तो दुश्मन को पता नहीं चलेगा। तभी कुछ दुश्मन आते हैं और हमला कर देते हैं। सिया अकेले ही सबसे फाइट करती है और सबको हरा देती है। बाद में वो किंग जिंग को उठाती है। सिया कहती है कि इस बार मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी। वो कहती है कि मुझे पता है जब आप 8 साल के थे तब सीढ़ी से गिरने की वजह से आपके सर पे चोट लगी थी और तब से आपका दिमाग बच्चों जैसा हो गया है। वो सोचती है कि मैंने सुना था कि आपकी मॉम इस देश की सबसे सुंदर लड़की है और इसीलिए आप भी इतने ज़्यादा हैंडसम हो, पर इस बार मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी आंखों से देखो कि मैं कैसे अपना रिवेंज लेती हूँ। पर किंग बुद्धू नहीं था, वो सब सुन रहा था। पर सिया को चोट लगी थी तो वो बेहोश हो जाती है और उसका मास्क हट जाता है। वहीं जब किंग उठता है तो वो सोचता है कि ये तो लड़की निकली। तभी वहाँ उनके सैनिक आते हैं। वो कहते हैं कि मैं माफ़ कर दीजिए, हम लेट पहुंचे और हमें इसलिए आप सजा दे दीजिए। पर जैसे ही उनकी नज़र सिया पर पड़ती है तो उनको लगता है कि ये तो किंग को नुकसान पहुंचाने के लिए आई है। तो वो किंग से कहते हैं कि यदि आप कहे तो हम इसे मार दे। तो प्रिंस रोकते हैं, कहते हैं नहीं, इसे मत मारो, जितना मुझे पता है ये शिवाओं की जगह सब्स्टिट्यूट बनकर आई है। तभी प्रिंस सिंह एक बार फिर से बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ते हैं। सिया उठती है तो वो देखती है कि उसका मास्क नीचे गिर चुका है। वो जल्दी से अपना मास्क पहन लेती है। वहीं प्रिंस सिंह अभी भी पागल होने का नाटक कर रहे होते हैं। वो चिल्लाते हैं दूर हटो मुझसे। सिया उन्हें प्यार से कहती है कि मैं आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तभी वहाँ मिस्टर मिंग आ जाते हैं। वो कहते हैं कि किंग शिगाओ ने ही आपकी जान बचाई है। तो सिया मन में सोचती है कि अब तो मेरा बदला लेने का शुरू हुआ है। उधर दूसरी तरफ वो मेजेस्टी को देखते हैं। ही की वजह से पूरी आर्मी को पीछे हटना पड़ा था, इसलिए गुस्से में आकर मेजेस्टी उसे 3 साल के लिए आर्मी से निकाल देते हैं, यहाँ तक कि उसके महीने की सैलरी भी बंद कर देते हैं। ही के पैर में तो पहले से ही चोट लगी थी, ऊपर से वो जिंग को छोड़ के भाग गया था, इसीलिए उसको दोषी माना जाता है और कोड़े मारने की सजा दी जाती है। तभी सिया सोचती है कि मेजेस्टी को वैसे जिंग की कोई फिक्र तो है नहीं, उन्हें तो बस अपनी इज्जत की चिंता है, इसीलिए वो कभी भी किंग को कुछ भी नहीं होने देंगे। इसी वजह से तो मैंने किंग जिंग को बचाया था। मेजेस्टी उसे सोने के टेल्स देते और सबके सामने उसकी तारीफ करते हैं। तभी शिबाओ कहता है मेजेस्टी मुझे कुछ नहीं चाहिए, यदि आप मुझे देना चाहते हो तो ये सब कुछ मेरी बहन सिया को दे दो, मैं सिर्फ उसी पर भरोसा करता हूँ। तो किंग जिंग मन में सोचते हैं तो तुम्हारा नाम सिया है। मेजेस्टी मुस्कुराते हैं। वो कहते हैं कि कम से कम तुम अपनी बहन के लिए कुछ तो कर रहे हो, और वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लिए भी कुछ मांग लो। तो शिबाओ कहता है कि मैं बहुत पहले से एक लड़की को पसंद करता हूँ और वो है प्रिंसेस। तो प्रिंसेस का नाम सुनकर मेजेस्टी शौक हो जाते हैं। वो कहते हैं वो लड़की वो तो किसी से शादी करना ही नहीं चाहती, हमेशा प्ले बॉय बनी रहती है, पता नहीं उसका क्या मकसद है। फिर भी वो मन ही मन खुश होते हैं, चलो अच्छी बात है, एटलीस्ट अब मेरे महल से तो बाहर जाएगी।
उधर सिया अपना काम खत्म करके लौटती है, वो मास्क हटाती है, तभी उसकी दासी दौड़ कर आती है। यंग लेडी, आप वापस आ गए, आपकी ट्रेनिंग खत्म हो गई। सिया मुस्कुरा कर कहती है कि तुम ठीक तो हो ना? तो दासी कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो सिया इमोशनल होकर कहती है जी हाँ, पिछली बार मेरी वजह से तुम्हारी जान चली गई थी, लेकिन इस बार मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। तो दासी कहती है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन आप भी अपना ख्याल रखिए। इसके बाद सिया शॉप पर जाती है, जहाँ वो बैंक वाले को 1 लाख रुपए देने को कहती है, पर वो शिवाओं के भेस में थी। तो बैंक वाला इतनी रकम सुन के शॉक हो जाता है। सिया कहती है कि क्या मैं अपने पैसे भी नहीं निकाल सकती? तो बैंक वाला उसे पैसे दे देता है और उससे वो अच्छे कपड़े खरीदते हैं और वहाँ से बाहर जा रही होती है। तभी अचानक उसका रियल ब्रदर शिबाओ आ जाता है। वो गुस्से में चिल्लाता है कि तूने मेरी जगह वो सारा पैसा अपने आप को क्यों दिया? वो पैसा मेरा था। पर सिया तो उसको कुछ नहीं कहती। वहीं हमें किंग जिंग को दिखाई देता है, जो एक लेटर पढ़ रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि सिया और उसकी दासी को कुछ लोगों ने घेर लिया था। सिया को याद आता है कि पिछली जिंदगी में भी उसकी दासी की मौत हुई थी, इसीलिए वो उसे पहले ही बोल देती है कि तुम मुझे मत बचाना, और उनसे फाइट करने लगती है। तभी जिंग के साथ जो आदमी था वो कहता है कि आज तो ये लड़की नहीं बच पाएगी, पर सिया अपने आप को बचा लेती है। पर कुछ लोग सिया की दासी को पकड़ लेते हैं और बाद में सिया को भी घेर लेते हैं। तो वो आदमी कहता है कि क्या हमें उनको बचाना चाहिए? पर जिंग को याद आता है कि बैटल में भी सिया को दुश्मनों ने घेर लिया था, पर फिर भी उसने अपने आप को बचा लिया। तो यदि सिया उसको मात दे सकती है तो ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। पर यदि वो पकड़ी गई है तो ज़रूरी है उसका ही प्लान होगा, और उसे कहता है कि वो अपने आप को बचा सकती है। वहीं सिया शिवा को कहती है कि मैंने तुम्हारी शादी प्रिंसेस से फिक्स करके तुम्हारे लिए तो अच्छा किया है, पर वो तो उसको घर ले जाता है। ये सब जिंग देख रहे होते हैं, और जैसे ही सिया उनके सामने जाती है तो वो पर्दा डाल देते हैं। बाद में हम देखते हैं कि ही की हालत तो बहुत ज़्यादा खराब हो रखी थी, क्योंकि एक तो उसके पैर में चोट लगी थी और ऊपर से किंग को छोड़कर भागने की सज़ा भी मिली थी, बहुत सारे कोड़े पड़े थे। उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारी हालत ऐसे कैसे हो गई? तो वो कहता है कि ये सब कुछ सिया की वजह से हुआ है, और अपनी मॉम को कहता है कि आप पैसों का इंतज़ाम कीजिए, क्योंकि किया की ग्रैंड मॉम का बर्थडे आ रहा है। उसकी मॉम कहती है कि पैसे तो नहीं है। ही कहता है कि कहीं से भी पैसों का इंतज़ाम कीजिए, मुझे किया के लिए उसकी ग्रैंड मॉम को इम्प्रेस करना है। मैं उनको स्पेशल गिफ्ट देना चाहता हूँ, जो आज तक किसी ने भी ना दिया हो। बाद में हम एक सीन देखते हैं जहाँ पर दादी माँ का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए बहुत सारे लोग आए थे। वहाँ पर सिया भी आई थी और किंग भी उनके लिए गिफ्ट लेकर आए थे। तभी वहाँ पर ही आता है और दादी से कहता है कि मैंने आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट प्रिपेयर किया है। और वो कहता है कि इस बॉक्स में ब्लड कोरल है, जो कि 1000 साल पुराना है। पर सिया को तो पता था कि बॉक्स के अंदर तो कुछ भी नहीं है। तो वो कहती है कि ही झूठ बोल रहा है, इस बॉक्स में ब्लड कोरल नहीं है। तो ही कहता है कि मैं बोला झूठ क्यों बोलूँगा, मैं खुद लेकर आया हूँ। तो सिया कहती है कि यदि तुम झूठ नहीं बोल रहे हो तो तुम्हें बॉक्स दिखाने में क्या जा रहा है? तो ही कहता है कि यदि इसके अंदर ब्लड कोरल हुआ तो तुम सबके सामने मुझसे माफ़ी मांगोगी। तो सिया ने भी बोल दिया कि यदि तुम झूठे साबित हुए तो तुम सबके सामने मेरे सामने झुक कर माफ़ी मांगोगे। और फिर जब वो लोग बॉक्स खोलते तो उसके अंदर तो कुछ भी नहीं होता। सब लोग सोचते कि ये तो झूठा निकला। ही कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं खुद ब्लड कोरल लेने गया था। तभी वहाँ पर किया आती है और कहती है कि यदि ही बोल रहा है तो वो सच ही होगा, शायद किसी ने चुरा लिया होगा। और उल्टा सिया को बोलते हैं कि तुमने ही चुराया है। तो दादी भी सिया को ब्लेम करने लगती है और इस मैटर को ज़्यादा ना खींचने को कहती है। पर सिया कहती है कि हमने बेट लगाई थी, उसका क्या, तुम हार गए हो, इसलिए मेरे सामने झुक के मुझसे माफ़ी मांगो। पर ही कहाँ माफ़ी मांगने वाला था, पर हमारा जो किंग था वो एक पत्थर को फेंकता है जो डायरेक्ट उसके पैर पर लगता है, जिसकी वजह से दर्द होने की वजह से सिया के सामने वो झुक जाता है। ही मन में सोचता है कि सिया मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, और वहाँ से चला जाता है। वहीं किंग जिंग ये सब कुछ देखकर मन में ही खुश हो रहा होता है। तभी कुछ लोग वहाँ पर आते हैं तो सिया को उसका भाई कहता है कि ये सब लोग कौन है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो सब लोग पैसा लेने के लिए आए थे, क्योंकि उन पर बहुत सारा कर्ज हो गया था। तो ग्रैंड माँ कहती है कि ठीक है, मैं सबको आपका पैसा दे दूंगी, पर हमें कुछ टाइम दीजिए। तो ग्रैंड माँ सिया को कहती है कि तुम्हारे पास बैंक में जितने भी पैसे हैं वो लेकर आ जाओ। पर सिया कहती है कि वो पैसे तो मेरे हैं, मैं नहीं दूंगी। तो वो कहती है कि तुम्हें मिला है मतलब हमारा ही है और हमारे घर का ही है, तो तुम यहाँ पे पैसे दिए बिना नहीं जा सकती। तो सिया कहती है कि ग्रैंड मदर, वैसे भी मैं अपने भाई की वजह से युद्ध में जाती हूँ, अपनी जान को जोखिम में डालती हूँ, और इस हिसाब से जो भी पैसा मिलता है वो तो मेरा ही हुआ ना। तो ग्रैंड माँ कहती कि वो पैसा तुम्हारा कैसे हुआ, जब तुम शादी करोगी तो तुम्हें डोरी नहीं देंगे क्या? तो सिया मन में सोचती है कि डोरी का तो पता नहीं, पर मैं ऐसी पोजीशन ज़रूर अचीव करूंगी जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। तो ग्रैंड माँ कहती है कि ये ऐसे नहीं मानेगी, इसको जाकर रूम में बंद कर दो और इतना तड़पाओ कि इसको समझ में आए कि हमारे सामने की बोलने की हिम्मत ना करे। पर तभी वहाँ पर
प्रिंसेस आती है। प्रिंसेस को आते ही देख सब लोग उनको ग्रीट करने लगते हैं। तो शिबाओ सोचता है कि मुझे नहीं पता था कि ये इतनी ज़्यादा खूबसूरत है, मैं तो बेकार में उसे शादी करने से मना कर रहा था। तो सिया कहती है कि क्या अब भी आप मुझे लॉक करना चाहोगी? तो दादी कहती है कि तुम्हें लॉक तो होना ही होगा, और जब तक हम नहीं बुलाएंगे तब तक तुम वहाँ पर नील डाउन करके बैठोगी, और वहाँ से भागने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। पर सिया सोचती है कि अभी उनकी बात मानने में ही भलाई है, क्योंकि वो कहती है कि मैं खुद से चलकर जा सकती हूँ। वहीं पर ही घर पर बैठा होता है, वो कहता है कि आपने बॉक्स के अंदर ब्लड बॉटल क्यों नहीं रखा था? तो उसकी माँ कहती है कि मैं भूल गई होगी, मुझे याद नहीं है। तो ही कहता है कि आपकी वजह से मेरी कितनी ज़्यादा बेइज्जती हुई, वैसे भी मुझे पता नहीं मैं जो करना चाह रहा हूँ वो हो क्यों नहीं रहा, और उनको पैसों का इंतज़ाम करने को कहता है। बाद में उसकी माँ और उनकी बेटी बात करती है कि कुछ दिनों से घर के हालात अच्छे नहीं चल रहे, ऊपर से दोनों शॉप भी बेच दिए, अब हमें एंसेस्टर की ज़मीन भी बेचनी होगी। तो उसकी बेटी कहती है कि यदि हम पकड़े गए तो उसकी मॉम कहती है कि जब तक हम पकड़े जाएंगे तब तक तुम्हारा भाई दोबारा आर्मी में ज्वाइन हो जाएगा और बहुत सारे पैसे आने लगेंगे, और वो ज़मीन हम वापस खरीद लेंगे। बाद में सिया नील डाउन करके बैठी हुई होती है, तो वहाँ पर उसकी दासी आकर कहती है कि आप यहाँ पर ऐसे क्यों बैठी हो? तो सिया कहती है कि यदि मैं यहाँ पर नहीं बैठूंगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है जो कि सिया की मॉम ने भेजी थी। वो सिया को कहती है कि यदि तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो तुमने जो कुछ भी किया है उसकी माफ़ी मांगो। तो सिया को याद आता है कि उसकी माँ ने उसकी बॉडी में एक पैरासाइट छोड़ दिया है, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता था, और वो दर्द इतना ज़्यादा था कि वो अपनी माँ की हर बात मानती थी। वो उस लेडी से कहती है कि मैं अपनी माँ की अब और कठपुतली नहीं बनना चाहती, इसीलिए मैं बाहर जा रही हूँ। तो वो लेडी किसी को कहती है कि जाओ मिस टेंगियाओ को बता दो कि उनकी बेटी बाहर जाने की कोशिश कर रही है। तो जैसे ही सिया वहाँ से जाती है तो उसके हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। वो दर्द इतना ज़्यादा था कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, और उसके मुंह में से ब्लड निकलने लगता है। ये सब कुछ किंग देख रहे होते हैं। उसके साथ एक और आदमी भी था। वो कहता है कि क्या सिया को पॉइजन दिया गया है? तो किंग कहता है कि नहीं, पॉइजन तो नहीं है, पर इसकी बॉडी में कोई परजीवी को फिट कर दिया गया है, जिसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। वहीं पर सिया उसकी दासी को कहती है एक कैंडल और एक नाइफ लेकर आओ। वो कैंडल के ऊपर अपना हाथ रखती है तो वो परजीवी चलता हुआ दिखता है। वो अपनी दासी को कहती है कि इस परजीवी को यदि मारना है तो तुम्हें मेरा हाथ काटना होगा, पर दासी की हिम्मत ही नहीं होती क्योंकि वो सिया का हाथ काट देगी। वो कहती है कि इससे आपकी जान भी जा सकती है। तो सिया कहती है कि यदि तुम नहीं कर सकती तो मैं करूँगी, और जैसे ही वो अपने हाथ को काटने जाती है तभी वहाँ पर किंग आता है। तो सिया कहती है कि तुम कौन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक लड़की के कमरे में आने की? पर पहले तो वो उसे अपने पास खींच लेता है और अपनी मेडिकल की स्केल की हेल्प से एक छोटा सा कट बनाकर उस इंसेक्ट को बाहर निकाल लेता है। सिया कहती है कि तुम कौन हो और तुमने मेरी हेल्प क्यों की? तो वो कहता है कि ये जेड पेंडेंट छूट गया था तुम्हारा, उसे देने आया था। तो सिया उसका नाम पूछती है तो वो उसे बताता है हेलिनशी, और वहाँ से चला जाता है। उसका सैनिक कहता है कि आपने तो कहा था आप कभी भी किसी के मामले में इंटरफियर नहीं करोगे। तो किंग कहता है कि इसने एक बार मेरी जान बचाई थी तो मैंने भी उसकी जान बचाई, अब हिसाब बराबर है। तभी वहाँ पर टैंग आती है। उसके हाथ पर कुछ बोतल जैसा था जिसकी मदद से वो इंसेक्ट को एक्टिव करती थी, जिससे सिया को बहुत ज़्यादा दर्द होता था। पर सिया के हाथ में अब वो कीड़ा निकल चुका है, पर फिर भी वो एक्टिंग करती है कि प्लीज़ मेरे साथ कुछ भी मत करना, वो कीड़े को एक्टिव मत करना, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, आप जो भी बोलोगी वो सब मैं मानूंगी। तो टैंग कहती है कि तुम रेडी रहना, क्योंकि जल्दी मैं तुम्हारी शादी ही से करवाऊंगी और तुम्हें उसकी कॉन्क्यूबिन बनाऊंगी। बस सिया मन में सोचती है कि इतनी आसानी से तो मैं तुम्हारे हाथ में नहीं आने वाली हूँ। बाद में हम देखते हैं कि प्रिंसेस ने सिया को बुलाया होता है। वो पूछती है कि तुम अपने भाई से मेरी शादी क्यों करवाना चाहती हो? वैसे मुझे स्मार्ट लोग पसंद है, पर यदि कोई मेरे साथ प्लानिंग प्लॉटिंग करता है तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो तुम मुझे बताओ कि तुम अपने बेवकूफ़ भाई से मेरी शादी क्यों करवाना चाहती हो? और उससे कहती है कि मेरे लिए वो फ्लावर तोड़ कर लेकर आओ। तो सिया उसकी बात मानकर फ्लावर तोड़ने जाती है। तभी वहाँ पर ही आता है और कहता है कि देखो तुम कैसे छोटे काम कर रही हो, तुम्हारी जगह यही है, और मुझे पता है कि तुम मुझसे शादी करने के लिए मरी जा रही हो, पर इस बार मैं तुम्हें अपनी वाइफ नहीं बनाऊंगा। पर सिया तो अपना पैर लगाती है और उसकी वजह से ही गिर जाता है। तो ही कहता है कि तुमने मुझे जानबूझकर गिराया है। तो सिया कहती है कि नहीं, मैंने तो तुम्हें नहीं गिराया, वैसे भी तुम दोनों का रिलेशनशिप इतना अच्छा है तो तुम दोनों शादी क्यों नहीं कर लेते? तभी वहाँ पर प्रिंसेस आती है। वो कहती है कि तुम दोनों को शादी कर लेना चाहिए। तभी कुछ लोग आते हैं जो अटैक करने लगते हैं। तो ही किया को बचाने जाता है, पर गलती से किया पानी में गिर जाती है। तो ही भी पानी में किया को बचाने के लिए गिर जाता है। तो कुछ लोग किंग पर हमला करते हैं तो वो भी पानी में गिर जाता है, और प्रिंसेस को बचाने के लिए कोई नहीं था। तो सिया सोचती है कि यही तो वो मौका है, और वो उसे बचाने के लिए जाती है, पर प्रिंसेस भी पानी में गिर जाती है।
और ये सारा हमला थर्ड प्रिंस ने करवाया था क्योंकि उससे तो किंग बनना था। पर जो सिया है वो किंग को बाहर निकाल लेती है। उसके शरीर में बहुत सारा पानी चला गया था तो वो उसे अपनी सांस देकर होश में लाने की कोशिश करती है। उसकी दासी कहती है कि आप क्या कर रहे हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपकी बहुत ज़्यादा बदनामी होगी। वहीं पर किया के कपड़े भी भीग गए होते हैं तो ही कहता है कि तुम ठीक तो हो। पर वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, वो सब बातें करते कि देखो तो कितने पास पास चिपक के बैठे, इनको तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। तो किया सोचती है कि यदि तुम्हें मुझे बचाना ही था तो बचा के मुझे ऐसी जगह पर रखते जहाँ पर लोग नहीं होते, बेवकूफ़ कहीं के। ये सोचता है कि पता नहीं इस जन्म में किया मुझसे ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। तभी वहाँ पर सिया भी आती है और चुपके से कहती है कि देखो तो खुले दिन दहाड़े ये लोग क्या कर रहे हैं, इनको तो शादी कर लेनी चाहिए। पर वो मन में सोचती है कि अब तुम देखो तुम्हारे साथ क्या क्या होता है। किया तो ही से शादी करना ही नहीं चाहती थी क्योंकि उसका पैर काम नहीं कर रहा था, पर ही उससे सच्चा प्यार करता था, इसी वजह से तो वो उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। वहीं पर सिया को क्वीन मदर बुलाती है। वो कहती है कि ये कपड़ा क्या तुम्हारा है, क्योंकि जब किंग पानी में डूब गए थे तो उनकी बॉडी पर हमें ये मिला था। तो सिया कहती कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। पर तभी किंग पीछे से आते हैं और उसे गले लग जाते हैं और कहते हैं कि फेरी सिस्टर ने मुझे बचाया था और उससे थैंक यू कहने लगता है। तो क्वीन मदर कहती कि क्या तुम्हें फेरी सिस्टर पसंद है। तो किंग कहता है कि हाँ मुझे बहुत पसंद है। तो सिया कहती है कि किंग को बचाना मेरा फ़र्ज़ था और मैं इसका क्रेडिट लेना नहीं चाहती थी। वहीं पर हम देखते हैं कि सिया की मॉम उसे डांट रही होती है। वो कहती है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, ये सब तुमने ही किया है, इसलिए नील डाउन हो जाओ और माफ़ी मांगो। तो सिया कहती है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है जिसकी वजह से मुझे माफ़ी मांगनी पड़े। तो उसकी दादी कहती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम हमारे अगेंस्ट जा सकती हो, तुमने इस घर में खाया है, बड़ी हुई हो, इसलिए तुम्हारी कोई भी ट्रिक काम नहीं करेगी। तो सिया वापस नाटक करती है कि जैसे उसके हाथ में दर्द हो रहा हो और वो कहती है कि प्लीज़ आप इनसे को एक्टिव मत करो, आप जो भी कहोगे वो सब मैं करूँगी। तो किया उसके पास जाकर उसे एक थप्पड़ मारती है। तभी वहाँ पर क्वीन मदर की दासी आती है। वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रिंसेस को थप्पड़ मारने की। तभी वहाँ पर इम्पेरियल एडिक्ट आता है। वो कहता है कि 1 महीने के अंदर सिया की शादी किंग जिंग से होगी और ये शादी को कोई भी टाल नहीं सकता, और साथ ही किया की शादी ही से होगी क्योंकि उन दोनों ने एक दूसरे को टच किया है। तो किया कहती है कि मुझे इनसे शादी नहीं करनी है। तो वो कहता है कि क्या तुम क्वीन मदर के अगेंस्ट जाओगी, आपको ये शादी करनी होगी चाहे आपकी मर्जी हो या ना हो। तो उसकी दादी आगे आके कहती है कि हमें ये मंजूर है। क्वीन मदर की दासी कहती है कि सिया तुम अपना सामान पैक करो और अभी तुम हमारे साथ महल चल रही हो। बाद में किया कहती है कि मुझे उस लंगड़े से शादी नहीं करनी है, सिया प्रिंसेस बनेगी और मैं उससे लंगड़े से शादी करूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उसकी दादी कहती है कि तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो, वैसे भी उस किंग के पास दिमाग कम है, उसका ना तो कभी बच्चा होगा ना ही वो कभी लाइफ में खुश रह पाएगी। बाद में क्वीन मदर सिया को कहती है कि क्या तुम किंग से शादी करना चाहोगी। तो सिया मन में सोचती है कि उस ब्लैक हार्ट वाले आदमी से शादी करने से तो अच्छा है मैं सीधे साधे किंग से शादी करूं। और वो हाँ कहती है और किंग भी सिया से शादी करने के लिए मान जाता है। बाद में सिया और किंग एक रूम में होते हैं तो सिया किंग के पास जाकर कहती है कि क्या तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो, तुम्हें शादी का मतलब भी पता है। तो किंग तो शर्मा के वहाँ से भाग जाता है, बट एक्चुअल में वो सुनना चाहते थे कि सिया ने उनसे शादी करने को हाँ क्यों कहा। वहीं पर सिया उसकी दासी से बात कर रही होती है। वो कहती है कि मैं मानती हूँ कि किंग पागल है, पर यह शादी मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, इससे मुझे प्रिंसेस की पोजीशन मिलेगी और मैं अपना बदला अच्छे से ले पाऊंगी। और ये सब कुछ किंग सुन रहा होता है। उसके साथ जो सैनिक था वो कहता है कि आपने सिया से शादी करने के लिए हाँ क्यों कहा। तो किंग कहता है कि सिया और मेरा दुश्मन एक ही है, तो शादी तो करना बनता है। बाद में हम देखते हैं कि सिया प्रैक्टिस कर रही थी क्योंकि वो एक आर्मी की कमांडर थी, तो प्रैक्टिस करना तो बनता है। वहीं पर एक फिजिशियन किंग को चेक कर रहे होते हैं और उनको टाइम से दवा लेने को कहते हैं। तभी वहाँ पर थर्ड प्रिंस आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, किंग को तुम इलाज कर रहे हो, इसे पागल ही रहने दो। तो फिजिशियन कहता है कि तुम्हें इस तरीके से किंग को परेशान नहीं करना चाहिए, यदि इम्पेरस को पता चलेगा तो तुम्हें सज़ा देंगे। तो थर्ड प्रिंस कहता है कि सबसे पहले इसको बाहर फेंकवा दो। बाद में वो किंग से कहता है कि आओ और मेरे जूते को चाटो, पर किंग तो उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और बच्चों की तरह नाटक करने लगता है। तो थर्ड प्रिंस को गुस्सा आता है। वो कहता है कि क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैंने क्या कहा, यदि जो मैंने कहा है वो नहीं करोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा, वरना आज तुम्हारी जान तो लेकर आऊँगा। और उसे मारने जाता है। तो सिया वहाँ पर आके कहती है कि इसकी इतनी हिम्मत हुई कि मेरे हस्बैंड को परेशान करे, पर उसने अपने मुंह को कवर करके रखा था। तो वो कहता है कि तुम्हारी आंखें तो बहुत सुंदर है, यदि तुम अपना नकाब हटा दो और मुझे पसंद आ गई तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। और उसके नकाब को हटाने की कोशिश करता है, पर सिया उसके ऊपर अटैक करती है। तो उसके कुछ आदमी सिया पर अटैक करने लगते हैं। जब सिया उनसे फाइट कर रही होती है तब पीछे से थर्ड प्रिंस उसके ऊपर हमला करने जाता है, पर किंग ये सब देख रहा था, इसीलिए वो बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से उसके हाथ पर चोट लग जाती है। पर सिया उन सबको मार गिराती है और उसे कहती है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, यदि दोबारा दिखाई दिए तो मैं तुम लोगों को जान से मार दूंगी। तो थर्ड प्रिंस अपने सैनिक को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। वही सिया किंग के हाथ देखती है और फिजिशियन कहते हैं कि ज़्यादा चोट नहीं लगी, कुछ दिन में ठीक हो जाएंगे, आप ज़्यादा टेंशन मत लो। सिया किंग से कहती है कि क्या आपको दर्द हो रहा है। तो किंग कहता है कि
मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा। सिया बाहर जाती है तो किंग कहता है कि प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। तो सिया कहती है कि मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं बस फिजिशियन को छोड़ने जा रही हूँ। और वो कहती है कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगी। किंग मन में सोचता है कि मेरी माँ के जाने के बाद सिया ही वो पहली पर्सन है जिसने मुझे कहा कि वो मुझे प्रोटेक्ट करेगी। सिया के जाने के बाद सैनिक किंग से कहती कि हमें माफ़ कर दीजिए, हम लेट हो गए। किंग कहता है कि उन लोगों पर नज़र रखो, वो ज़रूर कोई ना कोई चाल चलने वाले हैं। बाद में हम देखते हैं कि थर्ड प्रिंस ने किंग पर अटैक किया था, इसलिए किंग मास्क लगाकर बदला लेने के लिए उसके रूम में जाते हैं। वहीं पर सिया भी थर्ड प्रिंस को सबक सिखाने के लिए वहाँ पर आ जाती है और दोनों थर्ड प्रिंस को बेहोश कर देते हैं। किंग मन में सोचता है कि सिया मेरे लिए थर्ड प्रिंस को मारने आई है और मन ही मन खुश होता है। वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो सिया उसके चेहरे को देखते ही मन में सोचती है, इसको देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मैंने इसको पहले कहीं देखा है। पर तभी उसका ध्यान उसके हाथ पर जाता है जिस पर वैसे ही पट्टी बांधी हुई थी जैसी सुबह किंग को लगाई थी। वो चेक करने के लिए उसके करीब जाने की कोशिश करती है तो वो कहता है कि क्या तुम मुझे सीड्यूस करने की कोशिश कर रही हो, और वो भी उसके करीब जाता है। तो सिया पीछे हट जाती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश नहीं कर रही हूँ और वैसे भी मेरी तो शादी भी फिक्स हो गई है। तो एलन शी कहता है कि यदि तुम उस पागल आदमी से शादी नहीं करना चाहती तो तुम हमेशा याद रखना कि तुम मुझे भी चुन सकती हो। सिया तो सोचती रह जाती है पर वो वहाँ से भाग जाता है। बाद में सिया और किंग का सीन दिखाया जाता है। तो किंग तो फटाफट खाना खा रहे होते हैं। सिया कहती है कि आराम से खाना खाओ। तभी एक पर्सन आके उनको कहता है कि आज उसके भाई और प्रिंसेस की शादी है और उन्हें भी आना है। तो वो कहती है कि ठीक है, मैं चली जाऊंगी। जब वो जा रही होती है तो सामने ही आता है। वो कहता है कि तुम ज़रूर पछताओगी। तो सिया उसके पैर पर वापस मार देती है जिसकी वजह से वो वापस गिर जाता है। सिया कहती है कि किंग के बारे में कुछ भी बुरा मत बोलना। ये कहता है एक दिन तुम खुद गिड़गिड़ाते हुए मेरे पास आओगी कि मुझसे शादी कर लो, पर मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूँगा। तो सिया कहती है कि वो दिन कभी नहीं आएगा और मैं कभी भी नहीं पछताऊंगी। वो चिल्ला रहा होता है पर वो तो वहाँ से चली जाती है। और जैसे ही सिया रूम के अंदर जाती है तो वहाँ पर तो कोई नहीं होता। कुछ स्मोक की वजह से उसे चक्कर आ रहा था, वो बेहोश होने लगती है। तभी वहाँ पर ही आता है और अपने कपड़े निकाल कर उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। वहीं पर उसकी दादी होती है, वो कहती है कि ही भी यहाँ पर नहीं है और सिया भी यहाँ पर नहीं है, वो दोनों कहाँ पर है। तो एक दासी आकर कहती है कि मैंने उन दोनों को उस रूम में जाते हुए देखा था। वो लोग रूम का दरवाज़ा तोड़ देते हैं और जब अंदर जाके देखते हैं तो एक लड़की के पैर दिखाई देते हैं। वो मन ही मन सोचते आज तो तुम्हारी खतरनाक बदनामी होने वाली है। और वो चैम्बर का पर्दा हटाते हैं तो वो देखते हैं कि उन्हीं की बेटी थी और उनकी दासी ही के साथ सो रही थी। तो वहाँ पर खड़े लोग सोच रहे थे कि देखो तो कितने बेशरम लोग हैं, यदि एक से मन नहीं भरा तो दो दो के साथ ये सब कुछ कर रहे हैं। तो किया तो जोर जोर से रोने लगती है और कहती है कि मुझे फंसाया गया है। तो किया की माँ कहती है कि मैं तुम पर भरोसा करती हूँ और सिया को ही मारने जाती है। ये सब कुछ तुमने ही किया है, तो तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तुमने ही मेरी बेटी को बेहोश करके लेटाया है। तो किया कहती है कि हाँ, ये सब कुछ सिया ने किया है। दादी कहती है कि किया से माफ़ी मांगो क्योंकि ये सब कुछ तो तुमने ही किया है। और सिया को थप्पड़ मारने जाती है तो वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि दोबारा हाथ फिर से उठाया तो तोड़ दूंगी। तुम मुझे खुद फंसाना चाहती थी और अब तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा है तो तुम मुझ पर चिल्ला रही हो। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर ही सिया के साथ बदतमीजी कर रहा था। तभी वहाँ पर किंग आ जाते हैं और सिया को एंटीडोट देते हैं और उससे पूछते हैं कि अब तुम्हें कैसा लग रहा है, और उन्हें एक अलमीरा में छिपने के लिए कहते हैं। बाद में दोनों वहाँ पर छुप जाते हैं। सिया मन में सोचती है कि यही तो समय है, मैं इसका मास्क निकाल कर देख लेती हूँ कि ये क्या है। तो वो उसका मास्क हटाती है तो उसने तो दूसरा मास्क भी पहना होता है। वो कहती है कि दो दो मास्क कौन पहनता है। तो वो कहते हैं कि तुम्हारे जैसे लोग मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज ना कर दे, इसलिए दो मास्क पहनने पड़ते हैं। और हमारी फैमिली में ऐसा रूल है कि जो भी मेरा चेहरा देख लेगा मेरी शादी उससे फिक्स हो जाएगी। तो क्या से शादी करने के लिए इतनी उतावली हो रही हो? तो वो कहती है कि मेरी शादी तो ऑलरेडी फिक्स हो चुकी है। तभी वहाँ पर किया और उसकी दादी चेक करने के लिए आते हैं और जब वो चैम्बर को हटाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पे तो सिर्फ ही सो रहा होता है। वो कहते हैं कि पता नहीं ये लड़की कहाँ चली गई, पर पीछे से प्रिंस और सिया दोनों आके उसको बेहोश कर देते हैं। बाद में सिया दासी और किया के कपड़े हटा देती है और ही के हटाने जाती है तो किंग कहता है कि ये काम मैं करूँगा, और किंग ही के कपड़े हटा देता है और दोनों को लेटा देता है जैसे सबको ऐसा लगे कि इन लोगों ने कुछ तो किया है। बाद में दोनों बाहर आते हैं तो सिया उसको थैंक यू कहती है कि तुमने मेरी रेपुटेशन को बचा लिया, यदि आज तुम नहीं होती तो मैं किसी के सामने खड़े नहीं होने लायक रहती। तो किंग कहता है कि तुम अपना ख्याल रखो। बाद में सिया अपनी ही माँ को फंसा देती है। वो कहती है कि माँ आपने ही तो कहा था मुझे ये सब कुछ करने के लिए। तो उसकी माँ को गुस्सा आता है, वो उसको थप्पड़ मार देती है और दोनों आपस में लड़ रही होती है। उसके फादर कहते हैं कि क्या तुमने ये सब कुछ किया है? तो उसकी माँ कहती है कि ये सब कुछ ये लड़की की वजह से हुआ है। तो सिया कहती है कि माँ मैं आपको सिर्फ प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब कुछ किया। तभी वहाँ पर किंग आते हैं और उनके साथ एम्पीरियल एडिक्ट भी आते हैं। वो कहते हैं कि पहले तो शादी 1 महीने में होने वाली थी, पर आज जो हुआ है उसकी वजह से किंग और सिया की शादी 3 दिन में होगी। वहीं पर किया और ही की शादी भी होगी, पर अब वो उनकी लीगल वाइफ नहीं बन पाएगी और कोक्यूबेन बनकर रहेगी क्योंकि वो उनके साथ पहले ही रात बिता चुकी है।
तो किया कहती है कि मैं ही से शादी नहीं करना चाहती। तो ही मन में सोचता है कि क्या किया सच में मुझसे प्यार नहीं करती। तो किया की माँ आती है और उसे थप्पड़ मार के वहाँ से जाने को कहती है। वो ही से माफ़ी मांग कर कहती है कि मेरी बेटी थोड़ी गुस्सैल किस्म की है, उसकी बात का बुरा मत मानना। तभी किंग वहाँ पर आता है और सिया को कहता है कि चलो ना चलते हैं, वैसे भी हमारी शादी होने वाली है। तो ही कहता है कि शादी करके कुछ ज़्यादा ही खुश हो रही हो, पछताओगी। तो सिया कहती है कि हाँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और जैसे ही उसके पास जाता है तो सिया उसके पैर पर चाकू मार के कहती है कि मैं तुम्हें इस हद तक टॉर्चर करूँगी कि तुम्हारा पैर कभी भी काम नहीं करेगा, और वहाँ से चली जाती है। वहीं किया कहती है कि सिया मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तो किया की मॉम कहती है कि तुम सिया के बारे में इतना ज़्यादा क्यों सोच रही हो, उसकी शादी तो वैसे भी एक पागल लड़के से हो रही है, पर तुम्हारी शादी तो जनरल से हो रही है। तुम अभी शादी कर लो, फिर जब वो आर्मी ज्वाइन कर लेगा तो वो तुम्हें अपनी लीगल वाइफ बना लेगा, और उसके साथ तुम अपने बच्चे करके अपनी पोजीशन अचीव कर लेना। वहीं पर ही को पता चलता है यदि उसको वाइन ब्लड मिल जाए तो उसका पैर सही हो सकता है। तो ही को याद आता है कि वाइन ब्लड तो किंग के पास है। वहीं पर सिया के लिए डोरी आती है जिसमें बहुत सारे कीमती ज़ेवरात और सोने के टेल्स होते हैं। तो किया कहती है कि तुम ज़्यादा उड़ रही हो, तुमसे ज़्यादा तो अच्छी डोरी मेरी आएगी। तो सिया कहती है कि हाँ, मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम्हारे लिए क्या आता है। तो ही के पेरेंट्स तो डोरी में उसके लिए 2 टोकरी अंडे और कुछ फटे पुराने कपड़े भेजते हैं। तो वो कहती है कि मेरे लिए डोरी में ये क्या भेजा है। तो वहाँ पर खड़े लोग कहते हैं कि वैसे भी शादी से पहले रात बिता चुकी है और ये क्या ही एक्सपेक्टेशन कर रही है कि तुम्हें अच्छा मिले। तो वो कहती है कि देखो ना माँ, ये लोग मुझे कैसे बुली कर रहे हैं। तो उसकी माँ कहती है कि इतना तो नहीं करना चाहिए था, इन लोगों ने गलत किया। वहीं पर किया रूम में जाकर कहती है कि मैं उससे शादी नहीं करना चाहती और उसका पैर भी तो काम नहीं करता है। बाद में हमें शादी का सीन दिखाया जाता है। तो शादी के टाइम अब दोनों लोग तैयार हो जाते हैं। दासी कहती है कि प्रिंसेस आप तो बहुत ज़्यादा खुश हो, लेकिन सामने से किया आती है। वो कहती है कि अच्छा तुम शादी कर रही हो, तो बीच में पैर लगाती है ताकि वो गिर जाए, पर वो तो पहले ही अपने आप को संभाल लेती है। बाद में किया उसे थप्पड़ मारने की कोशिश करती है तो सिया उसका हाथ पकड़ के कहती है कि तुम्हें पता है ना, मैं लीगल वाइफ भी हूँ और अब प्रिंसेस भी हूँ, तो मेरे ऊपर हाथ तुम उठा ही नहीं सकती, और आगे से जब मिलो ना तो मुझे ग्रीट करना। वो आगे जा रही होती है तो फिर से किया कहते हैं कि जिंग तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, पागल है वो, तुम्हारे तो बच्चे भी नहीं होंगे और तुम अकेली रह जाओगी। सिया कहती है कि इसकी चिंता तुम क्यों कर रहे हो, तुम अपनी शादी पे ध्यान दो। तभी सामने से ही आता है, कहता है कि तुम मेरी वाइफ, चलो मैं तुम्हें उठा कर लेकर चलता हूँ। वो सोचता है कि मेरी लाइफ का सपना तो पूरा हो चुका है। वो किया को अपनी बाहों में उठाता है और तभी किंग जिंग भी वहाँ पे आते हैं। तभी वहाँ पर किंग आता है और कहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी वाइफ बनाऊंगा और तुम्हें उठाऊंगा। लेकिन साथ साथ प्रिंस पीछे से ही को पत्थर मार देते हैं जिससे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और खुद भी गिरता है और किया को भी गिरा देता है। ये कहता है कि क्या तुम ठीक हो। किया कहती है कि तुम मुझे संभाल नहीं सकते तो मुझसे शादी क्यों की है, तुम्हारे पैर तो किसी भी काम के नहीं है। वहाँ पर उसकी हेयर पिन गिर गई होती है तो ही हेयर पिन लगाने जाता है, लेकिन किया हेयर पिन को उठाकर फेंक देती है। वहीं प्रिंस सिंह सिया को उठाता है और अपनी बाहों में लेकर उसके सामने से निकलता है। अब ये देख के तो किया और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि देखो ये कितने अच्छे से शादी कर रहा है और देखो तुम मेरे साथ कितनी बेकार तरीके से शादी कर रहे हो। वहीं उनकी फर्स्ट नाइट थी तो सिया बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। वहाँ पर क्वीन मदर ने उसके लिए एक बुक भेजी थी। बुक में किस तरीके से नाइट स्पेंड करना है वो स्टेप बाय स्टेप बताया रखा था। तो सिया कहती है कि ये सब क्या है, मैं ये सब नहीं कर सकती, वैसे भी किंग तो छोटे बच्चे की तरह है। तो दासी कहती है कि प्रिंसेस आपको लगता है आपको ही सब कुछ सामने से करना होगा, शुरुआत आपको ही करनी होगी। तब तक पीछे से किंग आ जाते हैं। वो कहते हैं कि क्या शुरुआत करनी है, मैं करूँगा, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सिया कहती है कि नहीं, मैं तो ऐसे ही बात कर रही थी। वो अपना मुंह पीछे छुपा रही होती है क्योंकि उसको शर्म जो आ रही थी। किंग कहता है कि प्रिंसेस आपको क्या लगता है मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो आप जो कहेंगे मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। तो वो तो बहुत ज़्यादा शर्माने लगती है और ड्रिंक पे ड्रिंक करने लगती है। तभी प्रिंस सिंह वो बुक उठा लेते हैं और वो स्टेप बाय स्टेप अपने कपड़े उतारने लगते हैं। सिया कहती है कि भैया क्या कर रहे हो तुम। किंग कहता है कि इसमें जो लिखा है वही कर रहा हूँ। सिया कहती है नहीं, ये सब कुछ नहीं करना है। तभी इन दोनों को झटका लगता है तो उसका कपड़ा निकल जाता है और वो जाकर किंग के ऊपर गिरती है। वो कहती है नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाहती। तो वो बुक ले लेती है। वो कहती है बच्चों के लिए नहीं है और जाने लगती है। किंग कहता है मैं बच्चा नहीं हूँ जो तुम मेरे सामने ऐसे बहाने कर रही हो। सिया कहती है नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। वो कहती है चलो पहले ड्रिंक कर लेते हैं। तो दोनों ड्रिंक करते हैं। तो किंग कहता है हाँ, आज के बाद हम दोनों को भी अलग नहीं होंगे। लेकिन इतनी देर में उसे बहुत ज़्यादा नशा चढ़ने लगता है तो वो उसके ऊपर गिर जाती है। वो कहती है कि तुम कितने ज़्यादा हैंडसम हो, तुम्हारे जैसा हैंडसम इंसान मैंने आज तक नहीं देखा, और तुम अभी तो और भी ज़्यादा हैंडसम दिख रहे हो। किंग कहता है कि अच्छा सच में मैं हैंडसम लग रहा हूँ। सिया कहती है हाँ, मन कर रहा है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूँ। वहाँ पर वो उसके पास जाती है तो किंग कहता है कि दूर हटो, क्या सच में तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड करने के लिए तैयार हो। सिया कहती है कि हाँ, तुम भी नहीं करोगे तो मैं कर लूँगी।
और वो उसको किस करने लगती है और दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। इधर किया अकेले बैठी हुई होती है। उसकी दासी कहती है कि इस घर के लोग बहुत ही अजीब है, उन्होंने आपको खाना देने से भी मना कर दिया है। तभी वहाँ ही आता है, वो कहता है कि क्या हुआ है तुम्हें? तो किया कहती है कि यहाँ पर मुझे कॉन्क्यूबाइन बनाकर लाकर रख दिया है, इसका मतलब मेरी क्या कोई इज्जत नहीं है, मुझे यहाँ पर इस तरह से परेशान किया जा रहा है। ही कहता है कि कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा। किया कहती है क्या सही हो जाएगा, तुम्हारे पैर तो चल नहीं पा रहे। ये कहता है अच्छा तुम्हें मेरे पैरों से दिक्कत है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और वहाँ से चला जाता है। वो तो चिल्लाती रह जाती है। वो बोलती है मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम भी मुझे छोड़कर चले गए। और बाहर ही आकर कहता है कि मैंने तुम्हारा ये रूप पहली बार देखा, मतलब तुमने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं। सुबह होती है तो जैसे ही सिया उठती है तो उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही होती है कि कल रात को वो एकदम डेविली बन गई थी और वो कपड़ों से अपनी बॉडी को ढक रही होती है। तभी पीछे से किंग आता है और कहते हैं कि तुम इतना ज़्यादा क्यों शर्मा रही हो? सिया कहती है कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही। किंग कहता है कि क्या मैंने तुम्हें कल रात खुश किया? सिया कहती है कि चुप रहो, ऐसी बातें किसी के सामने मत पकड़ना। किंग कहता है ठीक है, मैं किसी के सामने नहीं बताऊंगा कि हमारे बीच में कल क्या हुआ था। सिया मन में सोचती है कि ये जिंग बेवकूफ़ है भी या नहीं। वहीं किया बैठी हुई होती है और उसको खाने के लिए सिर्फ एक कटोरी पोर दिया जाता है। वो कहती है कि मेरी डोरी आई है, उसमें से पैसा निकालो, हम बाहर चलेंगे, वहाँ जाके खाएंगे। तो उसे पता चलता है कि उसकी सारी डोरी तो उसकी मदर इन लॉ ने रख ली है। वो कहती है मदर इन लॉ आपकी हिम्मत कैसे हुई, आपने मेरी डोरी रख ली? वो कहती है कि हाँ मैं इस घर की मुखिया हूँ तो मैं तुम्हारी डोरी सारी मेरी है। तो वो ही की बहन को धक्का दे देती है कि मेरी डोरी से दूर रहना। तभी वहाँ ही आता है, कहता है क्या हुआ? किया कहती है कि ये सब मेरी डोरी है, तुम्हारी माँ मेरी डोरी को कैसे ले सकती है? तो ही की बहन कहती है कि क्योंकि इस घर पर आकर तुम रह रही हो। ही कहता है कोई बात नहीं, डोरी दे दो, इसकी डोरी से हम लोगों को क्या लेना देना। तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और उनसे उधार जो ले रखा था उसकी माँ ने वो सब मांगते हैं और कहते हैं कि हमारे पैसे में लौटा दो। ही कहता है ये सब क्या चल रहा है, ये लोग किस बात के पैसे मांग रहे हैं? तो उसकी माँ कहती है कि कुछ भी नहीं, यहाँ हमें पता चलता है कि उसकी माँ ने शॉप भी बेच दी थी और सारे पैसे भी खत्म हो गए थे। अब वो पूरी तरीके से कंगाल हो चुके हैं। ही को पता चलता है कि उसकी माँ ने उसे सबसे बड़ा धोखा दिया है। उसकी बहन कहती है कि कोई बात नहीं भाई, इतनी सारी डोरी मिली है, हम उसमें से चुका देंगे। किया कहती है खबरदार अगर मेरी डोरी को हाथ भी लगाया। वो कहती कि क्यों हाथ लगाऊंगी, ये सब पैसा मेरा है। ये कहता है कि किया सिर्फ इस बार हमें ये तुम्हारी डोरी दे दो, बाद में मैं तुम्हें धीरे धीरे करके लौटा दूंगा। तो किया कहती कि तुम किस तरीके के आदमी हो जो अपनी बीवी की डोरी भी बेच देना चाहते हो। पर वो गुस्से में आके जितने भी सोने के टेल्स थे वो ही के ऊपर फेंकने लगती है, जिसकी वजह से उसके दर्द पे एक टेल्स गिरती है तो उसके घाव वापस खुल जाते हैं और उसको बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। तो ये सारी खबर दासी सिया को दे रही होती है कि उसके घर में तो डोरी को लेकर बहुत ज़्यादा पंगा हो चुका है। वहीं किंग जिंग अपने आदमी से बात कर रहे होते हैं कि थर्ड प्रिंस बहुत बड़ा खेल खेल रहा है, बहुत ही जल्दी वो हम पर हमला करने वाला है। वो कहता है कि ठीक है तैयारी कर दो, उसको एक्सपोज किया जाएगा। वहीं ही के पैर पर बहुत ज़्यादा चोट लगी थी तो इसकी वजह से वो कहते हैं कि आज रात ही हमें प्रिंस जिंग के रूम में जाना होगा और दवाई को चुरा लेना होगा। इधर प्रिंस सिंह रात होते ही अपने कपड़े निकालने लगता है। सिया कहती है कि आज रात नहीं। किंग कहता है क्या हुआ, मैं तो यहीं पर रहूँगा। सिया कहती है नहीं, तुम दूसरे कमरे में जाकर सो जाओ। किंग कहता है कि ऐसा क्यों कह रही हो, हम लोग तो हस्बैंड वाइफ है ना। सिया कहती है नहीं, आज हम लोग यहाँ पे नहीं रह सकते क्योंकि कुछ लोग चोरी करने आने वाले। किंग कहता है अच्छा चोरी करने आएंगे तो मैं अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करूँगा। सिया कहती है सच में? किंग कहता है हाँ और क्या। वो जाकर लेट जाता है और वो भी उसके पास जाकर लेट जाती है। दोनों लेटे हुए होते हैं तो सैनिक वहाँ पर आते हैं मेडिसिन चुराने के लिए। वो ऊपर उठता है तो सिया उसका सर नीचे करके कहती है कि चुप रहो, ये लोग तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गए। वो कहते हैं कि जिंग तो बिल्कुल फूल है, देखो सामने मेडिसिन रख दी है। वो लोग मेडिसिन लेकर वहाँ से चले जाते हैं। बाद में सिया कैंडल जलाती है, अच्छा हुआ मैंने मेडिसिन को बदल दिया था। तब तक जिंग पीछे से असली मेडिसिन लेकर आता है और कहता है ये तुम्हारे लिए। सिया कहती कि नहीं मैं इसे नहीं ले सकती, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। वो कहता है कि मेरी मदर ने कहा है कि जो चीज़ तुम्हें पसंद है मैं तुम्हें दे दूँ और मेरी चीज़ पे तो तुम्हारा भी तो हक है। तो ये सुन के तो सिया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसको थैंक यू कहती है। वो कहती है कि बहुत ज़्यादा कीमती है तो मैं इसको संभाल कर रख दूँगी। इधर जैसे ही जनरल ही को मेडिसिन मिलती है वो कहता है कि इसे जल्दी जल्द अप्लाई करना होगा वरना तुम्हारी जान भी जा सकती है। वो कहता है मेडिसिन बना, और वो मेडिसिन पी लेता है और कहता है कि मैं हील तो हो जाऊँगा ना। वो कहता है हाँ हील हो जाओगे। तो वो मेडिसिन पीता है और कहता है कि मुझे कोई भी दर्द महसूस नहीं हो रहा। वो खड़ा होकर चल रहा होता है। वो कहता है कि मैं ठीक हो गया। लेकिन जो पर्सन ये मेडिसिन लाया था उसे ये देख के थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा था क्योंकि उसने एक दो केसेस ऐसे देखे थे जिसमें फेक मेडिसिन से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो वहाँ से वो भाग जाता है। तो उसकी माँ कहती है कि फाइनली मेरा बेटा सही हो गया। सब बहुत खुश हो रहे होते हैं लेकिन ही तभी ज़मीन पर गिर जाता है। वो कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है? वो कहता है मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ है, डॉक्टर को बुला। और उसके मुंह से भी ब्लड निकलने लगता है। उसे बेड पर लेटाया जाता है। तभी वहाँ पर सिया आती है और कहती है कि क्या हुआ इन्हें। डॉक्टर कहता है कि सबसे पहले तो वो मेडिसिन लाओ जो इनको पिलाई गई थी। वो कहता है कि एक तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई है, इसकी सारी इंजरीज और
और ज़्यादा बढ़ गई है और अंदर पॉइज़न फैल चुका है। वो कहता है क्या? कौन सा पॉइज़न? वो जैसे ही मेडिसिन चेक करते हैं वो कहते हैं कि ये ब्लड वाइन तो नहीं है, पर ये फेक ब्लड वाइन है। इससे डिजीज़ कम नहीं होता पर बढ़ जाता है। मतलब अब इन्हें नहीं बचाया जा सकता। वो कहती है क्या? क्यों नहीं बचाया जा सकता? प्लीज़ मुझे बचा लो। सिया कह रही कि तुम्हें क्या हो गया है? ही कहता है कि तुम ऐसे नहीं कर सकते। वो उसके सामने नाटक कर रही होती है। ही कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, शायद मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। वो उसके पास जा रहा होता है, कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वो उसका कपड़ा पकड़ता है तो प्रिंस सिंह उसके हाथ पर अपना पैर मारता है। वो कहता है दूर हटो मेरी वाइफ से। वहाँ पर ही की डेथ हो जाती है। वो कहती है चलो हम लोग चलते हैं यहाँ से। तभी वहाँ पर शिबाओ आता है और चिल्लाने लगता है कि सिया चलो, तुम्हें ग्रैंड मदर ने बुलाया है, उनकी तबीयत खराब है। तो किंग जिंग का आदमी कहता है कि तुम्हें तमीज़ नहीं कि प्रिंसेस से कैसे बात करनी चाहिए, पहले ग्रीट करो। वो कहता है कि किंग जिंग अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी आ जाऊंगी। वो कहती है ठीक है। इधर हम देखते हैं जैसे वो घर जाते तो ग्रैंड मदर कहती है कि अच्छा अब तो तुम प्रिंसेस बन गई हो तो तुम्हें बिल्कुल भी हमारी चिंता नहीं है और यहाँ पे बहुत जल्दी कंपटीशन होने वाली है, तो तुम्हें अपने भाई की जगह लड़ना है और जो भी रिवॉर्ड मिलेगा तुम वो अपने भाई को दोगी। वो कहती है मैं नहीं जाऊँगी लड़ने के लिए, अब मैं किसी की भी पपेट नहीं हूँ। तब उसकी माँ आती है, वो कहती है कि तुम तो पपेट हो। वो कहती है माँ प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करना। वो कहती है बचपन से ही तो करती आई हुई, ये कोई बड़ी बात तो नहीं है। यहाँ पर सिया फिर से नाटक करने लगती है कि उसके हाथ में दर्द हो रहा है। वो कहती है माँ मैं आप जो कहोगी वो सब करूँगी। उसकी ग्रैंड मदर कहती है कहीं ये कंट्रोल से बाहर ना निकल जाए। टेंग कहती है कंट्रोल से बाहर नहीं निकलेगी क्योंकि इसके पास बीमारी का इलाज नहीं है। हाँ सही कहा, इसने बहुत बुरा किया है, जब तक जिंदा हूँ तब तक चैन से नहीं जीने दूंगी। इधर दासी कहती है आपने ये क्या किया? आपको पता है ना आपकी शादी हो चुकी है, आप क्या वहाँ पर लड़ने जाओगे? वो कहती है मुझे तो बहुत पहले से पता था, बचपन में ही पता चल गया था कि वो मेरी रियल मदर नहीं है, तभी वो मेरे साथ ऐसा बुरा व्यवहार करती है। दासी कहती है कि तो आपकी रियल मदर कौन है? वो कहती है मुझे नहीं पता, मैं तो हमेशा से ही अनाथ थी, तो मुझे माँ बाप का प्यार नहीं पता है। दासी कहती है कि चिंता मत करो, मैं हूँ ना आपके साथ। किंग जिंग भी तो आपको इतना प्यार करते हैं। तभी जिंग वहाँ पर आता है और उसे गोद में उठाकर घुमाने लगता है। वो कहता है कि तुम वापस आ गई, मैंने तुम्हें कितना इंतजार किया और तुम्हें कितना मिस किया। बाद में हमें कंपटीशन का दिन दिखाया जाता है। वहाँ पर शिबाओ आता है और कहता है कि जल्दी से अपने कपड़े बदलो वरना लोगों को पता चल जाएगा। वो कहती है इतनी भी क्या जल्दी है, मैं थोड़ी कहीं भागी जा रही हूँ। वहाँ पर एक किंगडम से बहुत ही ताकतवर लोग आए होते हैं और लड़ाई शुरू होती है। वो सबको हराने लगता है। यहाँ पर मैजेस्टी की बेइज्जती हो रही थी। कोई है जो हमारे साथ लड़ सके? सब कह रहे थे कि शिबाओ तुम जाओ, तुमने तो कितनों को हराया है। तभी किंग जिंग का आदमी आता है और जो नकली मुझ शिबाओ ने लगाई होती है उसे खींच लेता है। वो कहता है शिबाओ तो यहाँ छिपा हुआ है, जाओ लड़ो। पहली बार उसने बाहरी आर्मी का कपड़ा पहना था, जैसे ही वो आगे बढ़ता है वो गिर जाता है। सब कहते हैं ये क्या, जनरल तो गिर गया। उसके फादर कहते हैं आज तो मेरा बेटा मेरी पूरी बेइज्जती करवा के मानेगा। वो कहता है कि कहाँ हो तुम सिया, नहीं आई तो मैं तुम्हें मार दूंगा। एक ही बार में एक आदमी शिबाओ को मार देता है। सब बात करते कि क्या ये हम सबको बेवकूफ़ बना रहा था क्या? वो कहता है कि इस किंगडम के लोगों में हिम्मत है तो सामने आओ। तभी सिया आती है और कहती है कि मुझ में हिम्मत है। वो कहता है पागल हो क्या, इस लोगों ने तो हद कर दी, एक लड़की से मेरी लड़ाई करवाएंगे। वो कहता है कि मेजेस्टी प्लीज़ मुझे एक मौका दे दीजिए। तो मेजेस्टी उनको हाँ कहते हैं। किंग जिंग कहते हैं कि प्रिंसेस तुम जीतोगी ज़रूर। एक ही बार में सिया उस आदमी को गिरा देती है। सब कहते हैं वाह क्या मार्शल आर्ट है। वो फिर से उठता है तो फिर से गिरा देती है। अब सब बहुत खुश थे और कहते हैं कि इसे ही जनरल बना देना चाहिए। फिर एक दूसरा ताकतवर लड़ने के लिए आता है लेकिन सिया उसको भी हिरा देती है। दूसरा किंगडम हार मान जाता है। किंग जिंग कहते हैं कि फाइनली मेरी वाइफ ने मेरा नाम रोशन कर दिया, लेकिन पता चलता है कि थर्ड प्रिंस अटैक करने वाला है। वो कहता है कि पहले से तैयारी करो, आज तो हम इसका भी भांडा फोड़ेंगे। मेजेस्टी के सामने उसका भाई और सिया आए होते हैं। मेजेस्टी पूछते हैं कि तुम दोनों के बीच में चल क्या रहा है? तो सिया कहती है कि मेरे माँ ने मेरे शरीर में कीड़ा डाल दिया है और मुझे ज़बरदस्ती लड़ने के लिए भेजती है। यदि मैं मना करती हूँ तो वो मुझे जान से मार देने की धमकी देती थी और बचपन से मुझे ऐसे फंसाया जा रहा है। तभी थर्ड प्रिंस आता है और कहता है कि तुम इतनी ताकतवर हो तो तुम अपनी माँ को भी तो मार सकती हो। तो उसकी माँ कहती है कि हाँ मेजेस्टी, इसने बचपन से परेशान करके रखा है, इसे कभी घर से नहीं निकलने दिया, ये क्या बैटलफील्ड में जाएगी? तो सिया कहती है कि आपको मुझ पर यकीन करना ही होगा। थर्ड प्रिंस कहता है कि इसे जेल में डाल दो। तभी किंग जिंग आता है और कहता है कि मैं ऐसा नहीं होने दूँ, मैं अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करूंगा। तो थर्ड प्रिंस कहता है कि तुम अपनी वाइफ को बचाओगे। तभी एक सैनिक आता है और मेजेस्टी के ऊपर हमला करता है। तो किंग जिंग बीच में आता है और वो कहता है कि फादर मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। सैनिक पकड़ा जाता है और कहता है कि मुझे थर्ड प्रिंस ने भेजा है। थर्ड प्रिंस कहता है कि मैं तो इसे जानता तक नहीं। तभी सारे सबूत आ जाते हैं और छुपी हुई आर्मी का वेद भी खुल जाता है। मेजेस्टी कहता है इसको काल कोठरी में डाल दो जीवन भर के लिए। शिबा उसकी माँ बाप उनको भी सबको जेल की सजा सुनाई जाती है। तो प्रिंसेस आती है, वो कहती है कि मुझे इस दो कौड़ी के शिबाओ से तलाक चाहिए। वो कहता है आज तक किसी लड़की ने तलाक नहीं दिया। वो कहती है तो क्या हुआ, मैं हूँ इस डायनेस्टी की पहली औरत जिसने अपने हस्बैंड को डिवोर्स दूंगी। उसकी माँ कहती है कि प्लीज़ हमें बचा लो। तो वो कहती है कि बचपन से आपने सिर्फ मेरा यूज़ किया है। लेकिन किंग जिंग को चोट लगी होती है
तो सिया एम्परर से कहती है कि वो किंग का ध्यान रखने के लिए जा रही है। वहीं पर किंग का साथी कहता है कि अब तो सब कुछ सामने आ गया है, तो आपको अब नाटक करने की जरूरत नहीं है, तो आप सिया को सब कुछ सच बता सकते हो। तो किंग कहता है कि मैं सही समय आने पर खुद उसे बता दूंगा। किंग जिंग बैठे होते हैं मास्क पहन के, तभी सिया वहां पर आ जाती है। वो कहती है कि दवा लगानी है, तो वो अपना मास्क छुपाने लगता है। वो कहती है कि तुम डर क्यों रहे हो, तो वो भागने लगता है। वो उसका कपड़ा खींचती तो उसका मास्क गिर जाता है। वो कहती है ये तो पहचाना हुआ मास्क लग रहा है। वो कहता है मैं तो बस खेल रहा था। तो उसका कान पकड़ती है। वो कहती है कि तुम अभी झूठ बोल रहे हो। तो मास्क उसके फेस पे लगाती है तो उसको सब समझ में आता है कि ये तो वही हेलेन शी है जिसकी उसने बहुत सारी हेल्प की थी। वो कहती है कि तुम अभी भी मुझसे झूठ बोल रहे हो। तो वो कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता था। वो कहती है मैं जा रही हूँ। तो वो उसका हाथ पकड़ता है। वो कहता है कि प्लीज़ मत जाओ। मैं जब 8 साल का था तब मुझे कुछ लोगों ने सीढ़ियों से गिरा दिया था। यदि मैं पागल होने का नाटक नहीं करता तो वो लोग मुझे जिंदा नहीं रहने देते, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तो प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। वो कहती है अब झूठ तो नहीं बोलोगे। तो वो कहता है कि कभी नहीं, और दोनों किस करने चाहते हैं तो वो उसका मुंह पकड़ लेती है। और यहाँ ड्रामा का एंड होता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय और टेक केयर।